गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक साइलेंट ट्रैप। लोग कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ने के बाद सीधा माउंटबेटन प्लान पढ़ लेते हैं। पर कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन के बीच में एक पूरी गवर्नमेंट का फेज है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। वही गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिशन से बनी थी लेकिन चल नहीं पाई, और जब वो गवर्नमेंट फेल हो गई तब पार्टीशन इनविटेबल हो गया। आज हम बात करेंगे उसी भूली हुई सरकार की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 26 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ईयर 1946. So what are the topics which we are going to cover in this video? First of all, we will be going through the background of this topic. उसके बाद फिर हम देखेंगे Constituent Assembly elections के बारे में. After that, we will be talking about the formation of interim government. फिर resignation and reconstitution की हम बात करेंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में interim government बनाया जा रहा था तब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था कि हम interim government ज्वाइन नहीं करेंगे। बट बाद में उनके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहते हैं कि नहीं, हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे। तब तक क्या होता है कि कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उनको ही सारे पोर्टफोलियो दिए गए थे, तो अब जगह तो खाली करनी पड़ेगी, इसलिए कुछ मिनिस्टर्स को रिजाइन करवाया गया था और उनके बदले में मुस्लिम लीग के तरफ से 5 लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को। ओके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अबाउट द वर्किंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। लीग का कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टैंड था उसे भी हम समझेंगे, बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट बाद में वो तो ज्वाइन कर लेते हैं बट वो कहते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो था वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, एंड इससे लीग की मंशा जो है वो क्लियरली नजर आ रही थी कि वो साथ चलना ही नहीं चाहते थे। उसके बाद फिर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स की हम बात करेंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट में थे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं, पूछे जाते हैं कि किस इंडिविजुअल के द्वारा कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो संभाला गया था। उसके बाद फिर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करेंगे आज़ाद भारत की, क्योंकि जो लोग यहाँ पे चेंज हुए थे उनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फाइनली फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो हमें पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान विच केम इन ईयर 1946 दैट टॉक्ड अबाउट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट। कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी जो कि भारत का संविधान तैयार करेगी, और जब तक पावर जो है पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो जाता है इंडियंस के हाथों में, तब तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान जो है कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, बट कंपलसरी ग्रुपिंग का जो क्लॉज था वो कांग्रेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग ने पहले कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था, बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो ब्रिटिशर्स का एक्सपेक्टेशन था कि एक बार इंडियंस जो है वो कॉमन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर ले। बेसिकली मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर अगर सरकार बना लेते हैं तो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ जो था वो था 296 का, ठीक है। बट पहले तो हमने देखा है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है 389 था। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बोला गया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी उसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी लोग आएंगे और प्रिंसली स्टेट से भी आएंगे, और ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को मिला के टोटल जो है 389 थे, ठीक है। ये 389 में से 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को बिलोंग करते थे। और ये जो 296 सीट्स थी इसके लिए इलेक्शन होना था, बट ये जो 93 सीट्स थी इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होना था। इनके लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा भेजे जाते, जो कि कभी हुआ ही नहीं। आइदर प्रिंसेस जो थे प्रोविंसेस के, उन्होंने या तो काफी डिले किया अपने नॉमिनीज को भेजने में, या तो उन्होंने कभी भेजा ही नहीं। दैट्स वाई अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो सीट था वो 296 था। ओके, फंक्शनिंग असेंबली जो है उसका स्ट्रेंथ कितना? 296, जिसमें से 205 सीट जो है वो कांग्रेस को मिला था। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिले थे आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट्स। सिख
एंड अदर जो है वो कांग्रेस को अलाइन कर जाते हैं, यानी कांग्रेस के साथ में वो आ जाते हैं, और इस तरीके से कांग्रेस का इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है 209 बन जाता है आउट ऑफ 296। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है कांग्रेस को मिलती है, और इसका प्रेशर जो है मुस्लिम लीग पे पड़ना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग जो है वो डरना शुरू हो जाती है दैट नो, अगेन वी आर गोइंग टू बी अ माइनॉरिटी। और मुस्लिम लीग का ये सोचना था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में भी हम माइनॉरिटी ही रह जाएंगे तो हमारी बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी ही नहीं जाएगी, और बार्गेनिंग पावर हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि उतना बड़ा स्ट्रेंथ हमारे पास है ही नहीं। तो ये डर जो है मुस्लिम लीग के अंदर समा जाता है। दैट्स वाई उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने से मना कर दिया था। देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट की हम बात करें तो वाइस रॉय के द्वारा इनविटेशन दिया गया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को कि आप आइए और सरकार बनाइए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग के साथ डिस्कशन नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ भी डिस्कशन हुआ था, बट इनिशियली मुस्लिम लीग ने इस गवर्नमेंट को ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिसके वजह से सरकार जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने बनाई। तो इनिशियल कंपोजिशन अगर हम देखें तो ओनली कांग्रेस नॉमिनीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट। हियर वी आर यूजिंग द वर्ड नॉमिनीज। क्यों? क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में उन लोगों को ही शामिल किया गया था जिनका नाम नॉमिनेट किया गया था। ओके, नॉमिनेट किया गया था किनके द्वारा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग आए थे उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, वो नॉमिनेट किए गए थे पार्टीज के द्वारा। ओके, आपको ये बात याद रखनी है। देन मुस्लिम लीग जो है वो बाद में ज्वाइन कर लेती है इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि उनके दिमाग में खुरापात जो है वो जाग चुका था, और खुरापात ये जागा था कि अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो हम हिंड्रेंसेस जो है वो क्रिएट करेंगे, और ब्रिटिशर्स को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो साथ में कभी रूल नहीं कर सकते हैं, और हिंदू एंड मुस्लिम जो है वो साथ में नहीं रह सकते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए मुस्लिम लीग जो है वो बाद में इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेती है। देन 13 अक्टूबर 1946 को क्या होता है? तो ऑफिशियली मुस्लिम लीग जो है वो एग्री हो जाती है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे, और वो कहती है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बस इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि मुस्लिम राइट्स को हम सेफगार्ड प्रोवाइड कर पाए और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड कर पाए। सो पॉलिटिकल गेम जो है उन्होंने खेलना चालू कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम्स के लिए एंड माइनॉरिटीज के लिए इस सरकार में शामिल हो रहे हैं, अदरवाइज हमारा कोई पर्सनल इसके अंदर चॉइस, पर्सनल कोई इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं है। ठीक है, एंड फिर हम देखते हैं कि 26 अक्टूबर 1946 को लीग की तरफ से 5 नाम जो हैं दिए गए, 5 नॉमिनीज जो हैं वो दिए गए जो कि इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं। वो कौन कौन थे? सो फर्स्ट पर्सन वाज लियाकत अली खान, then second person was Ghaznafar Ali Khan, third person was अब्दुल रब निस्तर, फोर्थ पर्सन जो थे वो थे आई चुंद्रीगर यानी इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बिलोंग करते थे, एंड फाइनली जोगिंदर नाथ मंडल। तो बहुत ही लॉजिकली इन नामों को सजेस्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि बाय नॉमिनेटिंग आई चुंद्रीगर मुस्लिम लीग वांटेड टू शो कि वो बस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से ही कैंडिडेट्स को नहीं लेके आ रही है, वो इंडिया के दूसरे एरिया से भी किसी को चुन के ला रही है जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा जनता का। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू आई चुंद्रीगढ़ यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। देन विद रिस्पेक्ट टू जोगिंद्रनाथ मंडल आपको याद रखना है कि माइनॉरिटी गेम जो है वो खेल दिया गया, शेड्यूल कास्ट का जो पत्ता है वो खोल दिया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, और कहा गया कि माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन का भी हम ख्याल रख रहे हैं, दैट्स वाई हम जोगिंद्रनाथ मंडल को भी नॉमिनेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। ठीक, और साथ ही साथ लॉ डिपार्टमेंट किसके हाथों में दिया गया? जोगिंद्रनाथ मंडल के हाथों में दिया गया। ठीक है, सो रेजिग्नेशन एंड रिकंस्टिट्यूशन की बात आई होप कि आप समझ गए होंगे। कांग्रेस की तरफ से इन 3 लीडर्स ने रिजाइन किया इंटरिम गवर्नमेंट से, और 2 सीट्स जो थी वो वैकेंट थी, तो इन टोटल 5 सीट जो है वो खाली हो गई, और इन 5 को फिर ज्वाइन करवाया गया इंटरिम गवर्नमेंट में। वर्किंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर था इंटरिम गवर्नमेंट का, दैट वाज टोटली एंड डीपली डिवाइडेड गवर्नमेंट। मतलब दोनों
पक्षों में कोई बात जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग इसी मंशा से इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की थी कि हम किसी भी पॉइंट को वैलिडेट होने ही नहीं देंगे। कांग्रेस एंड लीग जो हैं एक ही सरकार चला तो रहे थे, बट वो ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। नेहरू ने लीग को एक्यूज किया कि तुम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लेके और उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, एंड यू आर एक्टिंग एज किंग्स पार्टी के रूप में तुम एक्ट कर रहे हो। मतलब क्या है कि तुम्हें किसी का सपोर्ट मिला हुआ है और तुम उस सपोर्ट की वजह से कूद रहे हो एक बंदर की तरह। ओके, देन लीग का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड क्या था कि लीग इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट तो बन जाती है, बट वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर देती है। तो पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन यूनियन के लिए कैसे बनने वाला था, ये रास्ता अभी भी क्लियर नहीं था। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो विदाउट पॉलिटिकल यूनिटी काम कर रही थी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो भी अभी तक ऑब्स्ट्रक्टेड था। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो टोटली फेल्ड रहती है, और ये कोई ब्रिज नहीं बना पाती है कम्युनिटीज के बीच में, ताकि पॉलिटिकल डेडलॉक जो है वो सही मायने में खत्म हो पाए। एंड इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनी, जो कि आगे जाके पार्टीशन का रास्ता जो है दिखाती है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। मुस्लिम लीग किसी भी काम को बनने नहीं दे रही थी, और क्यों नहीं बनने दे रही थी वो हम देखेंगे जब हम पोर्टफोलियो का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस इंटरिम गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है वो कभी कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे का, और सरकार जो है वो कभी चल नहीं पाएगी अगर कोलिएशन गवर्नमेंट रहती है इन दोनों की। कैबिनेट मिशन फ्रेमवर्क जो है वो टोटली कोलैप्स होता हुआ नजर आता है, कि कैबिनेट मिशन प्लान ने जो प्रपोजल दिया था कि दोनों पार्टियां मिलके सरकार बनाएंगी और रूल जो है स्थापित किया जाएगा भारत में, वो चीज जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और रास्ता जो है वो आगे खुलता है माउंटबेटन प्लान एंड उसके आगे पार्टीशन ऑफ इंडिया का। इंटरिम गवर्नमेंट में जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स होते हैं वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और वाइस रॉय जो है वो हेड था, बट जवाहरलाल नेहरू जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल का पोस्ट जो है वो दिया गया था, एंड एक्चुअली ही वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सो इंटरिम गवर्नमेंट में किस इंडिविजुअल ने किस डिपार्टमेंट को होल्ड किया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ अपने पास रखा था डिपार्टमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था। सरदार पटेल को होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट दिया गया था। जगजीवन राम जी के पास लेबर डिपार्टमेंट था। बलदेव सिंह के पास डिफेंस डिपार्टमेंट था। देन जॉन मिथाई के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था। CH भाभा जो हैं उनके पास वर्क्स माइंस एंड पावर का डिपार्टमेंट था। लियाकत अली खान के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था। मुस्लिम लीग को ये बिलोंग करता था बंदा, और जस्ट बिकॉज ही वाज होल्डिंग दिस फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके वजह से ये काफी हिंड्रेंसेस जो है वो क्रिएट करता था। देन अब्दुल रब निश्तर की अगर हम बात करें तो पोस्ट एंड एयर डिपार्टमेंट दिया गया था उनको। असफ अली के पास रेलवे डिपार्टमेंट दिया गया था, एंड असफ अली जो है वो मुस्लिम लीग को नहीं बिलोंग करते थे, ये कांग्रेस को बिलोंग करते थे। ठीक है, देन सी राजगोपालाचारी जी के अंडर में एजुकेशन एंड आर्ट डिपार्टमेंट था। आई चुंद्रीगढ़ के अंडर में कॉमर्स डिपार्टमेंट। गजनफर अली खान के अंडर में हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड जोगिंदर नाथ मंडल के हाथों में दिया गया था लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, स्पेशली लॉ जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब फ्री इंडिया का कैबिनेट बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, तो वहां पे जोगिंदर नाथ मंडल को रिप्लेस किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ओके, सो फ्री इंडिया का कैबिनेट मिनिस्टर का हम अगर पोर्टफोलियो देखें तो ये लिस्ट है, यू कैन गो थ्रू दिस। बस जो हाईलाइटेड वन है इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अंडर में एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर में लॉ डिपार्टमेंट दिया गया,
चेत्ती के अंडर में फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया एंड राजकुमारी अमृत कौर उनके हाथों में हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया था एंड शी वाज द ओनली वुमेन मिनिस्टर इन दिस कैबिनेट। ओके, तो आपको याद रखना होगा, ये एक स्पेशल पॉइंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। जॉन मिथाई जो हैं वो पहले भी थे, इंटरिम गवर्नमेंट में थे एंड फ्री इंडिया जब बना तब उस कैबिनेट में भी थे। बट जॉन मिथाई पहले कौन सा डिपार्टमेंट होल्ड कर रहे थे? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई का। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कौन सा होल्ड कर रहे हैं? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपको खासकर याद रखनी होंगी। सो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the interim government of India, consider the following statements। पहला स्टेटमेंट कह रहा है it was a coalition government including the Muslim League। क्या ये पॉइंट सही है? तो जी हाँ, इनिशियली भले ही उन्होंने मना कर दिया था बट बाद में कोलिएशन गवर्नमेंट बनी थी मुस्लिम लीग के साथ। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द फाइनेंस पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय अ मुस्लिम लीग मेंबर। तो जी हाँ, मुस्लिम लीग मेंबर के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो होल्ड किया जा रहा था। देन थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द मुस्लिम लीग ज्वाइंट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर ज्वाइनिंग इंटरिम गवर्नमेंट। क्या मुस्लिम लीग ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर लिया था बिफोर ज्वाइनिंग इंटरिम गवर्नमेंट? तो थर्ड पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा और हमें अपना आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, Who among the following replaced Muslim League members in the first cabinet of Free India? ठीक है, यानी दिए हुए लिस्ट में से हमें बताना है कि किसने या किन किन लोगों ने मुस्लिम लीग मेंबर्स को रिप्लेस किया जब फ्री इंडिया का कैबिनेट बना था। बी आर अम्बेडकर, देन मिस्टर चेत्ती, देन जॉन मेथाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बी आर अम्बेडकर जो हैं वो फ्री इंडिया का जो कैबिनेट बना उसके अंदर आए थे। चेत्ती साहब जो हैं वो भी बाद में आए थे। जॉन मेथाई जो हैं वो पहले भी थे, इसलिए ये हमारा आंसर जो है नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, जॉन मेथाई पहले इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी थे और वो फ्री इंडिया कैबिनेट में भी थे, इसीलिए जॉन मेथाई ने किसी मुस्लिम लीग मेंबर को रिप्लेस नहीं किया। बी आर अम्बेडकर एंड मिस्टर चेत्ती ने रिप्लेस किया मुस्लिम लीग मेंबर्स को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो याद रहेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स अगर रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। That's all in this video. I'll be catching you in next video with new topic. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Jai Hind.